नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अमायरा सुसाइड केस में जांच के लिए गठित सीबीएसई की टीम ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यह रिपोर्ट स्कूल की लापरवाही को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। इस रिपोर्ट के अंदर क्लास टीचर से लेकर स्कूल प्रशासन तक पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक 2 मई 2024 को अमायरा की मां ने स्कूल में शिकायत की थी। इस शिकायत में बताया गया कि किसी बच्चे ने अमायरा की तरफ अभद्र इशारा किया था, लेकिन स्कूल टीचर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 24 और 25 जुलाई 2024 को भी अमायरा के परेशान होने की बात सामने आई। उसके रोते हुए ऑडियो के साथ परिजनों ने स्कूल में जाकर के शिकायत भी की थी। इसके बाद सितंबर 2025 की पीटीएम के दौरान भी अमायरा के पिता ने इस बात की शिकायत की। 10 अक्टूबर को उसी बच्चे ने अमायरा को लेकर अफवाह फैला दी, जिसने मासूम को परेशान कर दिया था। इस दौरान बच्ची के 45 मिनट में 5 बार शिकायत करने के बावजूद भी टीचर पुनीता ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे में सवाल कई हैं, सिस्टम से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिभावक संघ के प्रवक्ता आखिर इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। स्कूल को सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा है। ये वही नोटिस है जिसके ऊपर हम लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। जो बुलिंग की बात सामने आई, उस चीज़ को वो चीज़ नोटिस के अंदर शामिल है। जो टीचरों की लापरवाही आई सामने आई, वो इस नोटिस के अंदर सम्मिलित है। तो इस रिपोर्ट के जरिए बहुत सारे खुलासे हुए हैं और इसमें एक एक करके कई सवाल भी उठाए हैं, न सिर्फ टीचर की भूमिका को लेकर, बल्कि स्कूल प्रबंधन और वहां पर जो निर्माण किया गया है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंफ्रा है, उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। क्या चीजें हैं, जरा उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रसन्ना कुमार खमीसरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रसन्ना सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ निजी स्कूल फेडरेशन से अध्यक्ष हेमलता शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेमलता जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले प्रसन्ना सर आपसे ही जान रहा हूं, ये पूरा इंसिडेंट अगर देखेंगे तो सीबीआई की जांच, कई खामियां उसमें मिली। एनसीपीसीआर की जांच, उस रिपोर्ट का अभी तक इंतजार किया जा रहा है और तीसरी तरफ जो पुलिस की जांच है वो भी चल रही है। हालांकि अभी उसमें पुलिस के हाथ कुछ बड़े क्लू नहीं मिले हैं, लेकिन परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। उसमें सवाल यह भी कि भाई, अगर ऊपर से बच्ची गिरती है क्राइम सीन से, तुरंत आप वहां से एविडेंस हटा देते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इंटेंशन क्या थी वहां पर, जैसे ही जो ब्लड स्पॉट थे उनको साफ कर दिया जाता है, तो इसको लेकर के भी सवाल है। तो क्या ये नियमों की अवहेलना नहीं है? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं है? क्या इस तरीके के अगर कोई मामला सामने आता है तो अलग से इस पर केस नहीं चलेगा क्या? जी नमस्कार सभी को। अपने पिछले पैनल डिस्कशन में भी यही बात सामने आई थी और इस बात की पुष्टि सीबीएसई की जांच से भी होती है। न केवल स्कूल प्रशासन का इस पूरे मामले में रवैया शुरू से ही बड़ा गैर जिम्मेदाराना रहा है, बल्कि जो अब जांच रिपोर्ट से जो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि सबूत मिटाने के भी प्रयास किए गए। क्योंकि जब पुलिस मौके पे जाती है तो उसको जैसे हालात घटनास्थल पे जो उस वक्त होने चाहिए वैसे ही मिलने चाहिए। अगर उसमें किसी ने भी उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो ये आपराधिक लापरवाही और आपराधिक इशू भी बनता है। तो मेरे ख्याल से पुलिस को भी अभी तक इसमें पूरी अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई ये एक अलग बात है, लेकिन जैसे सीबीएसई की जांच रिपोर्ट आई है और उनमें जैसी सारी बातें सामने आई थी, लापरवाही की एकदम पुष्टि हो रही है, तो इस पे एक प्रकरण दर्ज करके और निश्चित तौर पे कार्रवाई पुलिस को भी करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि स्कूल के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई का, तो उसमें जैसे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और जो रिपोर्ट में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसको देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें केवल इसलिए कि कोई स्कूल बहुत प्रभावशाली है कार्रवाई नहीं की जाए, ये उचित नहीं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें आपसे जान रहा हूं सर, ये आपका अनुभव भी रहा है, एक लंबा समय आपने बिताया है। आप ऐसे केसेस के अंदर अगर पुलिस की जांच जो चल रही है, देरी का कोई खास वजह, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कुछ क्लू नहीं जुड़ रहे हैं, या किसी एक तरफ इशारा नहीं जा रहा है इस केस का,
क्या ये देरी की वजह है या कुछ और नजर आता है? नहीं, इसमें जहां तक मैं सोचता हूँ कि क्लूज एकदम स्पष्ट है। जो चीजें होनी चाहिए वो एकदम स्पष्ट है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और बयान भी हैं और बच्चों की भी जैसा जानकारी आई है और पूरा ये भी आया है कि टीचर्स के पास में किस तरीके से बच्ची गई है और उनको रिक्वेस्ट भी करी है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्लू या बहुत ज्यादा सबूत ढूंढने की आवश्यकता मुझे इसमें प्रतीत नहीं होती। जो है वो स्पष्ट है। जो सामने है वो बड़ा क्लियर है, बहुत साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें अभिषेक जैन जी को भी इसमें कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। अभिषेक जी, बहुत सारी चीजें परिवार की तरफ से ये सवाल उठाया गया और ये भी कहा गया है कि भाई ये कहा जा रहा है कि हेलोइन जो है इंप्रेशन जो है बच्ची के ऊपर था और वो उसी के बारे में सोचती थी, शायद इसलिए उसने जंप कर लिया। तो ऐसी चीजें अगर जांच के अंदर या कोई जांच कमेटी अगर ऐसे सवाल उठाती है पेरेंट्स के सामने तो बड़ा भारी लगता है, क्योंकि जब बिल्कुल क्लियर है, सारी तस्वीर सामने है, तो उसके बाद उसको नया ट्विस्ट देना वो बड़ा अखरता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षा विभाग की टीम गठित की गई थी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रयास किए गए थे किसी न किसी तरीके से स्कूल को बचाया जाए और अभिभावकों के ऊपर इसका दोष मढ़ा जाए। लेकिन जिस प्रकार से आज जो सीबीएसई बोर्ड ने जो अपनी नीरजा मोदी के ऊपर जो नोटिस जारी किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि जो वीडियो फुटेज के अंदर दिखाए गए दृश्य थे, उन दृश्यों के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि हम पहले दिन से लगातार इस चीज की बात कर रहे थे कि भाई स्पोर्ट्स सबूत क्यों मिटाए गए। बच्ची के साथ 1.5 साल से बुलिंग का जो प्रोसीजर जो चल रहा था, उसको रोकने के लिए स्कूल प्रशासन ने, टीचर ने या क्या क्या जिम्मेदारी निभाई। उल्टा अभिभावकों को मतलब बच्चों को समझाने के बजाय अभिभावकों को डरा धमका कर, बच्ची को डरा धमका कर बिठा देना, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता था। और जो राजस्थान सरकार की जो शिक्षा विभाग की टीम थी, उन्होंने इस चीज को प्रचार नहीं करके नीरजा मोदी स्कूल को बचाने का प्रयास किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि परसों जो जांच समिति थी शिक्षा विभाग की, उन्होंने रिपोर्ट अपनी संयुक्त निदेशक को सबमिट करी। जो जांच एजेंसी के मतलब जो जांच अधिकारी थे, उनको उसी दिन दोपहर में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी और शाम को उनको प्रमोशन होकर दूसरी जगह से चले भी गए वो। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं नीरजा मोदी स्कूल की और सरकार की और प्रशासन की कहीं ना कहीं साठगांठ हो रही है। और जिस प्रकार से मंत्री जी बयान कर रहे हैं, मंत्री जी के हाथ में राजस्थान की पुलिस है, मंत्री जी के हाथ में शिक्षा विभाग की जांच टीम है, अब तक उन्होंने उनसे रिपोर्ट नहीं मांगी, तो आगे ये सीबीएसई बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर के क्या करेंगे? नहीं, तो उस रिपोर्ट के अंदर भी तो कई सवाल खड़े कर दिए ना। उसमें कहा गया कि आपने, अगर आपके प्रेमिसेस बहुत बड़ा है, इतनी ऊपर मंजिल तक आपका बिल्डिंग स्कूल की बनी हुई है, आप बीच में नेट नहीं था, नेट होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो महेंद्र जी, ये बात तो पहले दिन ही क्लियर हो गई थी कि भाई G+ एनसीपीसीआर की गाइडलाइन है कि आप G+2 बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। तो उसके बावजूद ये 5 मंजिला बिल्डिंग बनी किसके राजस्थान सरकार ने परमिशन दी, तभी तो बनी हुई थी। तभी तो आज राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग इस चीज को बचाने में लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें हेमलता जी को भी जोड़ रहा हूं। हेमलता जी, इसमें बहुत साफ नजर आ रहा है कई खामियां भी। अब रिपोर्ट की फाइंडिंग आप देखिए, वो बताते हैं कि भाई बच्ची जो है उसकी 4th क्लास थी, ग्राउंड फ्लोर पर थी, वो नीचे से वो ऊपर जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता है। वहां हर एक बिल्डिंग के आसपास जो है हर फ्लोर पर एक गार्ड की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो वहां पर नहीं थी। फाइंडिंग के अंदर यह भी पता चला कि ना तो स्टूडेंट्स ने आई कार्ड पहने हुए थे और ना वहां पर गार्ड्स प्रॉपर वहां पर उनके कार्ड्स थे। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें पहचान कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नियमों की अवहेलना साफ साफ हो रही थी, ये तो पता चल रहा है। सर, हमने पिछले डिबेट में भी ये इस विषय पे डिस्कस किया था। नो डाउट बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत गंभीर विषय है, जिसपे सभी को, चाहे अभिभावकगण हो, चाहे स्कूल संचालकगण हो या हमारा समाज, हम सभी को सोचने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी क्यों ये घटना हुई, प्लस इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, रेपिटेशन ना हो, इसके लिए हम सभी को कठोर गंभीरता से हमें सबको सोचना पड़ेगा। और आज मैं आपके चैनल पे बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से मैं कहूंगी, बाय रिप्रेजेंटिंग ऑल 50,000 स्कूल्स ऑफ राजस्थान, कि समस्त स्कूल संचालकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। ये सभी सुविधा, ये जो मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग के सेफ्टी मेजर्स हो या अगर कोई बच्चा बुलिंग का शिकार हो रहा हो, बच्चा अगर परेशान हो और अगर वो आके टीचर को कंप्लेन कर रहा है, स्कूल के किसी भी स्टाफ को बता रहा है, तो उस पर सीरियसनेस के साथ में उसको एक्शन लेना चाहिए। केवल
बच्चे को फॉर्मेलिटी के तौर पे रोक देना या उसको अवॉइड कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और आगे चल के इसके बहुत गंभीर परिणाम मिलते हैं, जो कि अभी हमें अमायरा के केस में मिलने को मिला। एक और मैं बात यहाँ पर गंभीर मुद्दा उठाना चाहूंगी कि आज के बच्चे में जो हमने एनालिसिस किया है कि बच्चे में टॉलरेंस पावर खत्म हो रहा है। आज आप देखिए दिल्ली में एक बच्चे ने ब्रिज से कूद के छलांग लगा दी, बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। इसी तरह से परसों के दिन आया था, एक टीचर ने उसको पढ़ाई के लिए डांट दिया और बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये जो चीजें बच्चे में आ रहा है, जो टॉलरेंस पावर नहीं है, हमारे समय में जब हम पढ़ते थे हमें पता ही नहीं होता था सुसाइड का मतलब क्या होता है, या इस प्रकार के ख्याल कभी दिमाग में ही नहीं आए। सो आज के मैं अभिभावक से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग मी थ्रू योर चैनल, कि प्लीज बच्चे को आप ठोस बनाएं, बच्चे को ये सारी चीजें घर पे डिस्कस करें, बच्चे को मजबूत बनाएं। आपने एसी के कमरे से भेज के स्कूल में भिजवा दिया जहां स्कूल में कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चा खेल नहीं पा रहा है, उसको इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है, अभिभावक समय नहीं बिता पा रहे हैं, हम अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षक हो चाहे वो घर पे अभिभावक हो। सो बच्चा कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है, चाहे वो स्कूल से हो चाहे माँ बाप से हो। सो कहीं ना कहीं वो बच्चे का एकांतता, बच्चे का अकेलापन उसको बहुत ज्यादा इस कदर जो ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें बहुत हद तक उठाया आपने, वो है। तो मैं चाहती हूँ सभी अभिभावकों से बच्चों से बात लेकिन ये करें, बच्चों की जो डोर है इतनी नाजुक क्यों हो रही है, और हम उसको कैसे पहचानें, उनको कैसे मजबूत करें। मैं इसमें अभिषेक जी को भी जोड़ लेता हूं। अभिषेक जी बताइए कैसे हम इसको मजबूत कैसे करें। देखो, इसको मजबूत करने का एकमात्र साधन है टीचरों को व्यवहारिक होना, क्योंकि आज की तारीख में कहीं पे भी आप देख रहे होंगे, चाहे वो दिल्ली की घटना ले लो, जयपुर की घटना ले लो, जयपुर के अंदर सर उसके साथ अभिभावक को भी गंभीर होना पड़ेगा। आप और हम मिलकर ही सबसे पहले टीचरों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबसे पहले टीचरों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वी आर नॉट डिनाइंग, बट वी नीड अ कोऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड आल्सो। लेकर है आज जब यही तो स्थिति बनी हुई है। आज महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो, जयपुर ले लो, उदयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, कोटा ले लो, सब जगह यही आज के सामने निकल के आ रहे हैं, और सबके अंदर टीचर दोषी पाए जा रहे हैं, खुलेआम दोषी पाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी करें कि अभिभावक जिम्मेदारी लो, अभिभावक तो अपनी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं ना। आज भी तो सड़कों पर उतर कर न्याय मांग रहे हैं। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी का समय बच्चा घर पे रहता है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। अगर हम एक दूसरे पे केवल लांछन लगाएं, केवल हम दोषारोपण करें, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। वी रिक्वायर योर कोऑपरेशन आल्सो। हेमलता जी, मुझे तो ये बता दीजिए, आज तक जितनी भी घटना हुई है उनमें क्या अभिभावक दोषी थे या शिक्षक दोषी थे? दोनों दोषी हैं सर, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, दोनों दोषी हैं। अभिभावक जो समय नहीं दे पा रहे बच्चे को, शिक्षक जो ये सोच रहा है मेरा काम केवल सिलेबस कंप्लीट कराना है, नंबर देना है, दैट्स ऑल, वो दोनों इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, दिक्कत वहां से शुरू होती है। इसमें अभिषेक जी एक बात तो ये भी समझनी होगी कि हमने उस रेस के अंदर अपने बच्चों को दौड़ाना शुरू कर दिया है, वहां सिस्टम ही वो बना हुआ है ना। अब वेरी ट्रू, आई एग्री सर। ये क्योंकि बच्चों को नंबर लाने हैं, प्राइवेट स्कूल उसी रास्ते पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रेपुटेशन उसी हिसाब से बिल्ड होगी। करता हूं, हमारे चैनल पर बोलता हूं कि अभिभावकों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और बच्चों की सुरक्षा के लिए वो मुखर होना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चों की जिंदगी बच सकती है। अन्यथा टीचरों के भरोसे तो कभी भी जिंदगी बच ही नहीं सकती बच्चों की। जी जी बिल्कुल, ये दोनों का रोल होना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, दोनों की भूमिका तय होनी चाहिए। इसमें एक चीज और मैं जरा हेमलता जी एक चीज इसमें बड़ा साफ सी नजर आती है, कई महीनों से वो बच्ची बुली हो रही थी, है ना, उसको बार बार परेशान किया जा रहा था, उसको टोन किया जाता था, शिकायत कई बार की गई, लेकिन ना तो टीचर ने सुना ना स्कूल प्रशासन ने सुना। अब इसमें तो माना जाएगा ना भाई, गलती तो है। गलती है सर, बिल्कुल, जहाँ है गलती वहाँ है। टीचर आज सिलेबस कंप्लीट करवाने की दौड़ में इतने अंधे हो गए कि अगर कोई बच्चा परेशान है, आपको उसकी परेशानी नजर नहीं आ रही है, क्या उसकी जगह आपका स्वयं का बच्चा? पेरेंट्स ऐसे में करेगा भी क्या भाई? वो जाकर के स्कूल में कंप्लेंट करेगा, वो टीचर से बात करेगा, पीटीएम होगी तो वहां जाकर के बताएगा बच्चे को परेशानी हो रही है। खामी रही है सर, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन अभिभावकों को भी अगर लग रहा है स्कूल नहीं सुन रहे तो उनको जाना चाहिए था, उनको प्रेशर बनाना चाहिए था। क्यों नहीं मैनेजमेंट सुन रहा है, क्यों नहीं टीचर सुन रहे हैं? क्या वो अभिभावकों से बढ़कर आ गए, या स्कूल का केवल काम पढ़ाना है, नंबर देना ही है? बच्चों की प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं, ये तो कहने की बात होती है, कहने की बात होती है। जब एक पेरेंट का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा होता है तो आपको पता है कि अनियमितता कितनी होती है। भाई गाइडलाइंस है कि वहां से स्कूल के अंदर जो है किताबें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको ड्रेस वहां से मैंडेटरी नहीं करनी है कि वहीं से खरीदें, लेकिन ये सब होता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, और कौन रोक रहा है?
ये चल रहा है ना सर ये जो कर रहे हो उस पे कार्रवाई करो, ये मैटर अलग हो गया सर, आई एम सॉरी, ये मैटर सर, इसमें अलग हो गया। जो कर रहे हो उस पे हेमलता जी, कार्रवाई होनी यही तो चाहिए। बता रहा हूं इसका मैं, गड़बड़ियां प्रशासन किस कहीं स्तर कहीं पर ढीला हैं? है, जो ये चलने दे रहा, मिलीभगत कर रखी है क्या प्रशासन ने? जी, आई डिडंट जब भी हियर तो हो यू रहा सर, है, पार्डन। हाँ जब भी तो हो रहा है मैडम। हाँ, यही ठीक है। अभिषेक जी बताइए। मैं सुगंधी जी एक चीज बता रहा हूँ, मैडम ने जैसे कहा कि अब टीचरों के ऊपर प्रेशर रहता है, टीचरों के ऊपर क्या प्रेशर रहता है? जिस दिन यह घटना घटी उससे 2 दिन पहले जो क्लास टीचर थी बकायदा सीसीटीवी कैमरे के नीचे बैठी हुई थी और मोबाइल पे परचेजिंग ऐप चालू करके परचेजिंग कर रही थी। वो बकायदा हमने देखी इसकी फुटेज। अब बताओ कौन सा मानसिक तनाव में थी वो मैडम, जो परचेजिंग करने में व्यस्त थी और बच्चों को संभालने में कोई व्यस्त गलत, हुई अगर थी। ऐसा कोई कर रहा है तो अपने पेशे के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, गलत है, वह गलत है, हम गलत का साथ कहां दे रहे हैं? अगर कोई टीचर ने ड्यूरिंग द क्लास इफ शी इज परचेजिंग हाँ, ऑनलाइन, मैडम, शॉपिंग कर रही है तो गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा किया है तो। क्योंकि मैं नहीं जानती, मैंने ये चीज देखा नहीं और जांच के विषय में मेरे को ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हमने तो ऐसा फुटेज जांच देखे, में पाया मैंने जाता है तो पहले दिस इज दिन के रॉन्ग। मामले में सक्रिय हूँ, अच्छा पहले ठीक। दिन के मामले में सक्रिय हूँ और हर तरह के फुटेज मैंने देखे, इसलिए इतनी बात से बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं तो मैं नहीं बोल पाता। आज क्या नाम से आप सर ये देखेंगे जांच का कि विषय मीडिया है, बिल्कुल ये जांच का विषय है। केवल हम ऊपरी तौर पे बात करें ये नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता है, हालांकि कोई टीचर ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये गलत है। और ये जांच का विषय, अगर जांच में ऐसा पाया ठीक है। जाता है अच्छा, इसमें तो इस पर प्रशासन एक और पूरी है कार्रवाई करने के एक लिए। और चीज है, मैं इसमें जरा प्रसन्ना सर को भी इसमें वापस से जोड़ रहा हूं। प्रसन्ना सर, इसमें कई पहलू अभी तक दिखाई दिए हैं। इसमें एविडेंस के साथ छेड़छाड़। अब ये सवाल उठता है कि वहां जो भी सफाई कर्मी था उसको किसने इशारा किया या किसने कहा कि भाई आप इसको यहां से साफ कर दीजिए, और उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? तो यानी कि ये साफ कैसे होगा और पुलिस इस बारे में देखेगी कैसे, जानेगी कैसे? और मैं ये इस केस को बड़ा चैलेंजिंग मानता हूं, क्योंकि इसमें आपको सबूत इकट्ठा करने हैं, आपको छोटे छोटे बच्चों से आपको बात करनी है। ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। देखिए मात्र शुभम आधे घंटे में सारे सबूत मिटा दिए। इस पूरे प्रकरण में हाँ। बहुत ज्यादा अनुसंधान की, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्पष्ट है अनुसंधान, और 3 हफ्ते इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं। ये अनफ समय है, चाहे प्रशासनिक एक्शन लेने के लिए या पुलिस के द्वारा भी अपने कार्रवाई करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि अब जल्द से जल्द, क्योंकि सीबीएसई की रिपोर्ट भी आ गई है, तो पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी जो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये तो हुआ इस पर्टिकुलर केस की बात में। लेकिन जैसा हेमलता जी जो बता रही थी पूर्व में, इन जनरल मैं जब कोटा आईजी था तो हमने ये प्रॉब्लम काफी फेस की थी कि लोग, बच्चे आज की तारीख में जिस तरीके से तनाव में आ जाते हैं और ये पूरे घटनाक्रम होते हैं, उसके पीछे आपने जितने भी कारण बताए वो सारे कारण बिल्कुल वैलिड है। और इसमें किसी पे भी दोषारोपण करने, प्रशासन के ऊपर या स्कूल के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे काफी ब्रॉडर इश्यूज हैं, उनको काउंसलिंग के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट की गलती नहीं है, इसमें हम सभी इन्वॉल्व हैं। हम सभी को इसमें, चाहे हम पुलिस प्रशासन हो, पेरेंट्स हो या सोसाइटी एट लार्ज हो या मीडिया हो, इन सबका एक जनरल इसमें एक रोल बनता है। और चूंकि जैसा ये बात अभी पहले कही हुई थी कि चूंकि उस वक्त कोई सोसाइटी के बारे में जानता नहीं था, तो हम पढ़ते थे, कोई हम सोसाइटी के बारे में नहीं जानते थे, तो इसलिए वो घटनाक्रम भी कम होता था। अब जैसे जैसे क्योंकि समाज काफी ओपन हो गया है, मीडिया सबके सामने ओपन है, आज हर न्यूज सबके सामने, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो उसके सामने टेलीविजन के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू हर वक्त सामने रहती है, तो ये बातें दिमाग में आ ही जाती है और कच्ची उम्र के बच्चों में और जल्दी आती है। तो इन सबको मिला के किस तरीके से इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, ये एक ब्रॉडर इशू है जिसको हम सबको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, मैं अभिषेक जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। अभिषेक जी, अब आगे की एक तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी और क्या अभी, क्योंकि परिवार की तरफ से पीसी भी की गई थी, उसमें बताया गया था कि दबाव उनके ऊपर भी बनाया जा रहा है और ये साफ हो रहा है कि भाई हैलोवीन जो है उस तरीके से देखते थे वो, या उसका प्रभाव बच्ची के ऊपर था, तो वो प्रेशर क्रिएट करने का एक आरोप भी लगाया गया था और उन्होंने जांच को लेकर के भी सवाल उठाए। तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई एक मिनट के लिए मैं वापस करूंगा। हैलोवीन, आज के बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को हैलोवीन के बारे में सभी जानते हैं और सब करते हैं, तो पर्टिकुलर किसी बच्ची पे उसका प्रभाव ऐसा हो जाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमूमन सारी बच्चे हैलोवीन के साथ में आजकल ये सारी चीज रहती है, तो ये इसका बहाना लेना तो गलत है। ये जो नया ट्रेंड है सर, और ये बंद होना चाहिए स्कूलों में। हाँ, और इसीलिए क्योंकि ये पेरेंट्स की तरफ से सवाल उठाया गया, जब जांच जब की जा रही थी, उनसे भी पूछताछ की गई,
तो उनसे ये सवाल किए गए, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये तो आज स्कूलों के अंदर होता ही है, हैलोवीन के प्रोग्राम होते हैं, तो अब इसको कह करके, इसको आधार बना करके आप ये कह दें कि भाई वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गई थी और वो उसी चीज से प्रभावित हो गई थी, तो ये ठीक नहीं है। और इस बीच मैं हमारे साथ सीबीएसई के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर रणवीर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर, ये एक फाइंडिंग्स आई है और सीबीएसई की जो शिक्षा विभाग की जो जांच रिपोर्ट थी वो भी सामने आई, उसमें स्कूल के अंदर जो अनियमितताएं हो रही थी, जो गड़बड़ियां थी, उसको बताया गया। बच्चे की सुसाइड केस को लेकर के बड़ा अहम है ये। जी, मेरा इस समय मानना यह है कि स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, पहले फरीदाबाद में हैपनिंग हुई, कई जगह इस तरह का होता जाता है और बाद में उसको लिपापोती करके खत्म कर दिया जाता है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात की वेट, डिपार्टमेंट को, सीबीएसई को भी इस बात की वेट नहीं करनी चाहिए कि राज्य सरकार रिपोर्ट भेजेगा तब कार्रवाई हो, और स्कूल इसमें किसी भी तरह से अछूता नहीं है। और ना इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी बच्चे की हत्या हो जाए, कोई बच्चा हत्या कर दे और किसी बच्चे के ऊपर हम इतना सारा तनावग्रस्त करा दे और फिर स्कूल को कह दे, सब स्कूल प्रशासन कह दे या मैनेजमेंट कह दे कि सब नहीं, ये तो हमारी जानकारी में नहीं था या टीचर की जानकारी में था या फलाना व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, तो ये गलत है। हाँ। और ये होता आ रहा है कई सालों से, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई बात है, ये तो बहुत ही सीरियस इशू है और इसके ऊपर सरकार, गड़बड़ियां हो रही थी स्कूल के अंदर, अनियमितताएं मिली हैं और ये सीबीएसई की रिपोर्ट में ही साफ हो रहा है, तो क्या इसके बाद एक्शन क्या होना चाहिए? मान्यता रद्द कर देनी चाहिए? ये क्या मान्यता रद्द होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके स्कूल के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे नहीं चल सकता कि किसी का बच्चा चला जाए और स्कूल का पूरा, स्कूल ट्रस्ट पे जो है, पेरेंट्स अपने जो स्कूल का ट्रस्ट है उस पे अपने बच्चों को भेजता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की भी है। सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल सही कहा सर। और पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े भरोसे के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजते हैं। और हमें याद है कि किसी भी पेरेंट्स जब वो चयन करते हैं स्कूल का, तो बहुत देख करके, बहुत ध्यान रख करके स्कूल का चयन करते हैं। और अगर बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो मन में बड़ा टीस होती है। जिसके परिवार से बच्चा जाता है वो दर्द वही महसूस कर सकता है। लेकिन इसीलिए ये इंसाफ की गुहार हम लगा रहे हैं और ये लगातार इसी तरीके से हम जो कड़ी हैं वो जोड़ रहे हैं और अमायरा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन सवाल कई हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार किया जा रहा है। अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा? और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, एनडीटीवी लगातार अमायरा की इस मुहिम के साथ उसको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार खड़ा हुआ है, लगातार आवाज उठाता रहेगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।